टोक्यो ओलंपिक भारत की दृष्टि से अब तक का सबसे सफल ओलंपिक गया है, जहां पे हमने टोटल 7 पदक जीते हैं और हमारे नीरज भैया ने हमको गोल्ड दिलाया है, जो हमारे लिए हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और भारतीय हॉकी की भी एक जबरदस्त वापसी हुई है। तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उन सभी भारतीय खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में जाके देश का प्रतिनिधित्व किया और उनको स्पेशली जिन्होंने मेडल जीत के भारत का सीना 56 इंच का रियल में कर दिया। लेकिन अब इन सारी चीजों के साथ ओलंपिक के प्रति एक रुझान पैदा हो गया है। लोग बाग सोचने लग गए कि यार ओलंपिक कितना बढ़िया इवेंट है, इतने गेम्स होते हैं, इतने इवेंट होते हैं, इतने खिलाड़ी, इतने दर्शक, ये आखिर कितना पैसे वाली चीज है यार, इसमें तो देश मालामाल हो जाता होगा, ओलंपिक कमेटी मालामाल हो जाती होगी, ओलंपिक प्लेयर मालामाल हो जाता होगा। क्या है, भारत को भी ओलंपिक कराने चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? ये ओलंपिक के लिए पैसा आता कहां से है, किसके पास आता है, कैसे खर्च होता है? ये अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे तो डोंट वरी, आप एकदम सही जगह पे आ गए हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला ओलंपिक का खेल वाला एंगल नहीं, ओलंपिक का बिजनेस एंगल, जहां पे हम करेंगे धंधे की बात राहुल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की। तो सबसे पहले 1896 के आसपास क्या था कि कई जगह देश थे जो कि अंग्रेज सत्ता थी, कई जगह फ्रेंच की सरकार थी, तो आपस में आज़ादी का संघर्ष हो रहा था, आपस में लड़ाई हो रही थी और एक तरह की उथल पुथल सी मची हुई थी। तो गवर्नमेंट ने और बाकी सब कंट्रीज ने सोचा कि एक काम करें कि आपस में ये जो कंट्रीज में इस तरह की रिवोल्यूशन हो रही है, यहाँ से ध्यान हटाने के लिए आपस में एक तरह की बॉन्डिंग डेवलप हो, उसके लिए क्या किया जाए। तो बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए बेस्ट चीज होती है, वो होती है स्पोर्ट्स। तो बोले एक इंटरनेशनल इवेंट कराते हैं जिसमें अलग अलग कंट्री के लोग आएंगे और स्पोर्ट्स में कॉम्पीट करेंगे। तो ये जिम्मेदारी दी गई 1896 में पियरे दी कुबर्तिन को, जिसने एथेंस में, ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक खेल आयोजित करवाए। और ये जो ओलंपिक, जहां पे आज 200 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं और 12,000 से ज्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी शुरुआत जब हुई थी टोटल में 14 देश और 131 एथलीट ने इसमें पार्ट लिया था। तो पहला ओलंपिक जब पियरे ने कराया 1896 में, तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC। और तब से लेके अब तक के जितने भी ओलंपिक इवेंट है IOC कराती है। तो ये ओलंपिक से रिलेटेड सारी इनकम किसके पास आती है? IOC के पास ही आती है। तो IOC के पास इनकम के क्या क्या जरिए हैं? सबसे पहली IOC की कमाई होती है बिडिंग से। तो जो भी देश आते हैं कि भैया हमारे टोक्यो ने कहा हम हमारे देश में कराना चाहते हैं, पेरिस कहता है हम हमारे कराना चाहते हैं, तो जो भी ओलंपिक करवाना चाहता है वो अपनी बिड करते हैं कि हम इतने रुपए देंगे। जिसकी बिड ज्यादा होती है, जिसकी बिड सूटेबल होती है, IOC उसको कहती है ठीक है आपकी बार का ओलंपिक आप कराओगे। तो पहली इनकम की यहां से आती है। दूसरी इनकम जितनी भी प्रकार की स्पॉन्सरशिप्स दी जाती है कि ठीक है टी शर्ट पे ये लोगो लगेगा, वहां पे ये लोगो लगेगा, जितना प्रकार की स्पॉन्सरशिप होती है उसका पैसा IOC के पास आता है। तीसरा ब्रॉडकास्टिंग राइट, कि टीवी पे जो चलेगा, रेडियो पे जो चलेगा, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए जाते हैं वो ओलंपिक की कमाई होती है। चौथा, ओलंपिक में स्टेडियम में जितने भी टिकट बेचते हैं और टिकट से जो रेवेन्यू आती है वो भी IOC के पास ही आती है। तो ये सारा IOC के पास जो पैसा आता है, तो हर 4 साल में ऑन एन एवरेज 3 से 4 बिलियन, यानी इसको अगर अपन बात करें इंडियन रुपीज में तो 30 से 35 हजार करोड़ की इनकम हर 4 साल में IOC के पास आती है। तो IOC इस इनकम का क्या करती है? तो IOC कहती है कि 90% कमाई, जितनी भी कमाई का 90% खर्चा वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने में कर देती है। जब फॉर एग्जांपल पेरिस में कोई इवेंट हो रहा है, टोक्यो में कोई इवेंट हो रहा है, तो ठीक है आपको इस इवेंट के इतने रुपए दिए, इस इवेंट के इतने रुपए दिए, एथलीट को ये दिया, तो IOC अपनी तरफ से कुछ कुछ पैसे देती है। सो 90% पैसा IOC कंट्री को वापस दे देती है और 10% पैसा IOC अपने पास रखती है अपने खर्चे, लॉजिंग, बोर्डिंग, अपना एडमिनिस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो ये तो बात हुई IOC की। सारे पैसे IOC के पास आते हैं, IOC सिटी को देती है और 10% खुद के पास रखती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो सिटीज को ऑर्गेनाइज कराती है उसका क्या फायदा, भाई साहब वो क्यों कराती है? जैसे टोक्यो ने ऑर्गेनाइज कराया, तो टोक्यो ने क्यों ऑर्गेनाइज कराया भैया, टोक्यो का क्या फायदा है? तो पहली बात अगर अपन ऊपर ऊपर से देखते हैं तो हमको लगता है भैया जब ओलंपिक होता है तो कितने लोग आते हैं, तो कितने टूरिस्ट आते हैं, तो उस देश का, उस सिटी का टूरिज्म बढ़ेगा, पहला फायदा। दूसरा, बहुत सारी जॉब्स आएगी, टेम्पररी आएगी लेकिन बहुत सारी जॉब्स आएगी, उसका भी फायदा। प्लस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया डेवलप हो जाता है, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो हमने बढ़िया होटल डेवलप किया, हमने बढ़िया रेलवे लाइन को थोड़ा सा बेटर कर दिया, हमने आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया, ये सारी चीजें। अब नॉर्मली सिटी क्यों करती है, सिटी का क्या बेनिफिट रहता है? पहली बात, सिटी एक चीज सोचती है कि अगर मैं नॉर्मली मेरे देश से बजट मांगते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो रहा है मुंबई में,
तो मुंबई भारत सरकार से बजट मांगती है कि यार मुंबई को डेवलप करने के लिए पैसा दो, तो भारत सरकार कहती है भैया देखो ये थोड़ा बहुत देंगे, बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो। लेकिन जब ओलंपिक होता है तो ये तो देश का मसला हो गया, तो भाई साहब भारत सरकार कहेगी मुंबई को भैया जो चाहिए वो ले ले, तो देश की तरफ से उस सिटी को एक्स्ट्रा बजट मिल जाता है इंफ्रा पे, जो अगर ओलंपिक नहीं होता तो देश नहीं देता। दूसरा, आईओसी की तरफ से भी काफी पैसा मिलता है, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है। तो ऊपर से देखने में तो लगता है भैया सिटी के तो मजे हो गए, गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है, आईओसी भी पैसा दे रही है, भाई साहब बहुत बढ़िया मजे हो गए, और पैसा ही पैसा है, सिटी तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती होगी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता होगा। लेकिन अगर अपन गौर से देखें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा तो होता है, पर किस तरह का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 से ऊपर स्टेडियम बनते हैं ऑन एन एवरेज, 310 से ज्यादा इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे 20,000 से ज्यादा एथलीट, पर्सनल कोच, आईओसी के मेंबर, राष्ट्राध्यक्ष के आने जाने की व्यवस्था करनी होती है, लगभग 5-10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट के रहने करने की व्यवस्था करनी होती है, पर ये सारी व्यवस्था होती है टेम्पररी। अब ओलंपिक खत्म होने के बाद इन चीजों का क्या करें, क्योंकि ओलंपिक खत्म होने के बाद ये जो बड़े बड़े गाइगेनेटिक स्टेडियम बन गए, इतना बड़ा स्टेडियम बन गया कि भैया 1 लाख आदमी की व्यवस्था के हिसाब से स्टेडियम बन गया। अब 1 लाख आदमी तो कभी वहां पे एक साथ कभी बैठेंगे ही नहीं। वो जॉब जो मिली थी वो तो टेम्पररी थी, टूरिस्ट जो आए थे वो भी टेम्पररी थे। अब वो जो स्टेडियम है, अब उसका आप क्या करेंगे। सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे उसका जो स्टेडियम बने हुए थे, अगर उसकी मेंटेनेंस करते हैं तो $30 मिलियन एनुअल कॉस्ट है। $30 मिलियन आप इमेजिन लगा सकते हैं, लगभग 210 करोड़ रुपए सालाना मेंटेनेंस का खर्चा है। और अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो पड़े पड़े खंडर हो जाएंगे, और मेंटेनेंस करोगे तो इतने सारे पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। आप नोटिस कीजिए 1976 में मॉन्ट्रियल में जो ओलंपिक गेम हुए थे उसका जो कर्जा है वो भी 2006 में फ्री हुआ है। जो 2014 में रूस में विंटर ओलंपिक्स हुए थे, उस विंटर ओलंपिक्स का आज भी $1 बिलियन, लगभग 7,000 करोड़ सालाना खर्चा जो अभी भी रशियन गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाए तो ये जितने भी ओलंपिक्स होते हैं लॉस में होते हैं। अभी तक जितने भी देशों में ओलंपिक हुए हैं सब ओलंपिक घाटे में गए, क्योंकि जितना खर्चा होता है उतनी कभी रिकवरी हो नहीं पाती है। अगर हम जापान की बात करेंगे, जापान का जो भी टोटल पैसा लगा है वो लगा है 15.4 बिलियन, यानी 1,17,000 करोड़ रुपए का खर्चा जापान का लग चुका है। ये जो खर्चा लगा है इससे जापान में 1200 A1 स्कूल बन सकते थे, लगभग 38 से ज्यादा प्राइवेट जंबो जेट वो खरीद सकती थी। तो इतने पैसे को उन्होंने सिर्फ कुछ दिनों में खत्म कर दिया, और अब इसकी लंबी कॉस्ट कौन भुगतेगा। वो भुगतेगा जो देश की माइनॉरिटी है, देश के अल्पसंख्यक है। कौन अल्पसंख्यक, किन की बात हो रही है। सर टैक्स पेयर्स की। इस देश के असली अल्पसंख्यक या किसी भी देश के असली अल्पसंख्यक माइनॉरिटी टैक्स पेयर्स ही होते हैं। ताकि इतना जो खर्चा होता है इसको रिकवर कैसे किया जाए, इसलिए सरकार टैक्स पेयर पे एडिशनल टैक्स लगाती है। तो कुल मिला के जो ओलंपिक का महाआयोजन होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस में ही होता है, और इसको लॉस को आप और हम जैसे टैक्स पेयर ही भरते हैं। तो अब आते हैं हमारे मुख्य सवाल पे, क्या इंडिया को ओलंपिक होस्ट करना चाहिए। अब तक की डिटेल से तो आप समझ गए होंगे सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दूर रहो इससे, तो बीमारी है बिना बात की। तो अगर धीरे धीरे देखा जाए तो ओलंपिक के प्रति बड़े देशों का रुझान भी धीरे धीरे कम हो रहा है। 2004 में ओलंपिक लेने के लिए 12 देशों में लड़ाई थी, 12 देशों ने अप्लाई किया था कि यार हमारे यहाँ पे करा दो। पर 2020 की बात करें तो टोटल से 5 कंट्रीज ने अप्लाई किया था कि हमारे यहाँ करा दो, और 2024, 28 और 32 के लिए तो कुल मिला के 2 सिटी ने अप्लाई किया, दोनों को मिल गया। 2024 स्पेन में हो रहा है, 2028 LA में हो रहा है, 2032 ब्रिस्बेन में हो रहा है। 3 ओलंपिक अब तक के फिक्स हैं। 36 लेने के लिए अभी कोई आगे आया नहीं है, अभी कोई बिडिंग की प्रोसेस भी नहीं है, लेकिन ओलंपिक का खेल धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ इस सारी चीजों को कि ओलंपिक क्या है, तो ओलंपिक आपको अमीर नहीं बनाता, ये गारंटी है। ओलंपिक से आप कमा नहीं पाते, ये भी गारंटी है। ओलंपिक से परमानेंट टूरिज्म नहीं बढ़ता, इस बात की भी गारंटी है। फिर ओलंपिक क्यों कराए, लेकिन ओलंपिक कराने से खुशी मिलती है, ओलंपिक कराने से एक ब्रांड वैल्यू बनती है कि भाई ये देश के लिए एक सम्मान की बात है कि देखो भाई साहब हमने ओलंपिक करवा दिया हमारे यहाँ पे। तो ओलंपिक देखा जाए तो भारतीय संदर्भ में एक शादी के जैसे है। भाई शादी, बड़ी शादी करने से क्या होता है, 1 करोड़ की शादी, 5 करोड़ की शादी करने से क्या होता है, कोई शादी करने वाला अमीर होता है, नहीं होता, बस मार्केट में नाम होता है, दुनिया बोलती वाह वाह क्या शादी थी। तो शादी से पैसा नहीं बनता, सिर्फ पैसा खर्च होता है, नुकसान होता है, लेकिन करने वाले को बड़ी खुशी होती है। ओलंपिक वैसा ही है, पैसे आप कमाओगे नहीं, बस नाम होगा और खुश हो जाओगे। तो आपको क्या लगता है कि भारत को ओलंपिक कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, आपकी क्या पर्सनल राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और अगर आपको लगा होगा आज की केस स्टडी बहुत डिटेल थी, बहुत रिसर्च थी, और आप चाहते हैं इस तरह की स्टडी अलग अलग इवेंट्स पे भी की जाए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मैं अगले किस टॉपिक पे इतनी डिटेल्स केस स्टडी करूं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।